ठीक है, तो मैं आज लीनियर वेक्टर स्पेस शुरू करने जा रही हूँ और यह क्वांटम मैकेनिक्स में मुख्य विषय है जिसे हम मैकेनिकली रूप से एक नोटेशन या एक भाषा का पालन करने जा रहे हैं और आपको इस भाषा की आदत डालनी होगी। इसलिए मैं इस भाषा पर धीरे धीरे जाऊंगा, आपके साथ समानता दिखाकर। पारंपरिक 3 डायमेंशन। कुछ समस्याएं पहले से ही पारंपरिक 3 डायमेंशन में दी गई थी। दाएं। 3 डायमेंशनल स्पेस को वेक्टर स्पेस क्यों कहा जाता है? मतलब आपके पास है 2 वेक्टर का वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है जो आपको एक और वेक्टर देने जा रहा है जो लीनियर वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है। मुझे इसे पूंजी वी कहने दो। इसलिए वेक्टर्स का समुच्चय एक स्पेस से संबंधित है जिसे मैं वेक्टर स्पेस वी कहता हूँ और a प्लस बी सी होना चाहिए। कुछ अदिश a प्लस बी फिर संतुष्ट करेंगे। क्या वह सही है? बाकी क्या भी हो सकता है? a प्लस बी प्लस सी। संतोषजनक सहयोगी प्रॉपर्टी। और वेक्टर जोड़ वे कम्यूटेटिव हैं। इस अर्थ में ऑर्डर मायने नहीं रखता। ठीक, तो आप इसे कह सकते ये गुण जो संतुष्ट हैं। आप इस फेस को एक कहते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस और यह आपकी 3 डायमेंशनल दुनिया में संतुष्ट है। ठीक है, तो कंडीशन यह है कि यदि आप एक मनमाना वेक्टर आर देते हैं, अगर मैं इसे ए के रूप में लिखता हूं तो मान लीजिए उनमें से प्रत्येक दिए गए हैं और यदि यह आर्बिट्रेरी वेक्टर आर उन वेक्टरों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है या यदि आपने वेक्टर का एक सेट दिया है ए बी सी और आर, और अगर आर मान लीजिए सी एन का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, या मुझे इसे इस रूप में भी लिखने दें एक बार ए प्लस बी बार बी प्लस सी बार सी, और अगर ये गुणांक ए बी और सी शून्य है तो आप कहेंगे कि सेट एक है लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर ए बी और सी नॉन जीरो है तो यह वेक्टर पर डिपेंडेंट है। अन्य वेक्टर। यह सब आपसे सीखा सही गणित पाठ्यक्रम। तो यह है आर है रैखिक डिपेंडेंट। अगर ए बी के बराबर नहीं है, सी के बराबर नहीं है तो शून्य के बराबर नहीं है। हो सकता है ए बी और सी बराबर हो सकते हैं लेकिन शेष वे अदिश कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो हो सकते हैं। तब आप कहेंगे कि यह रैखिक डिपेंडेंट है। ठीक, तो बस इसलिए इसे फ्लोचार्ट का एक रूप दें या पॉइंट का एक सेट तो आप देख सकते हैं कम से कम 3 डायमेंशनल स्पेस। इस भौतिक स्पेस आपके पास कितने लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट वेक्टर है? ठीक, मैंने यहाँ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भेजा है जिसे हम यांत्रिक रूप से x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के रूप में बोलते हैं। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको यह पता लगाने के लिए क्या डायमेंशन है व्यापक स्लैश जनरल में। ठीक, अच्छा, यहाँ लीनियर स्वतंत्रता वह परिभाषा है जो मैंने कही है तथा आपको यह भी जानना होगा कि क्या आपको स्पेस दी गई है। आप स्पेस कैसे फैलाते हैं? ठीक है, आप स्पेस कैसे फैलाते हैं? अवधि का मतलब है कि आप किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर लिखने में सक्षम होना चाहिए उन फैले हुए वेक्टर का उपयोग करने में। ठीक, मान लीजिए हम अपना लेते हैं वही परिचित R3। इसलिए इस 3 डायमेंशनल स्पेस को कभी कभी R3 कहा जाता है। ठीक, 3R एक नोटेशन है जहां यह 3 x y और z एक्सिस को दर्शाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ तुम कोशिश कर सकते हो लिखना कि आपका परिचित यूनिट वेक्टर
EX EY विस्तार स्पेस सही है। नहीं, तो आपको जोड़ने की जरूरत है। EZ आपको EZ जोड़ने की जरूरत है जो स्पेस फैलाता है और आप पूरी तरह से नहीं कर सकते। EX और EY अकेले लिखें। इस स्पेस को फैलाने का आप लिख सकते थे EX और EY हैं लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। सही, EX और EY हैं रैखिक रूप से स्वतंत्र। और उस स्पेस का विस्तार करने के लिए जो R3 है आपको उनमें से 3 चाहिए, तो आपके पास का एक सेट होना चाहिए। तो वेक्टर का सेट जो है रैखिक इंडिपेंडेंट और क्या और स्पेस फैलाओ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल वेक्टर के एक सेट को देख सकते हैं जो फैलता है। यह एकमात्र ऐसा नहीं है जो उस स्पेस को फैलाता है जिसे आप कुछ और परिभाषित कर सकते थे जो स्पेस को फैलाता है। कुछ और क्या है जो रैखिक इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। यह चीजों को जोड़ सकता है जैसे EX प्लस EY स्पेस भी फैला है, लेकिन क्या वे रैखिक इंडिपेंडेंट हैं? यह सेट निश्चित रूप से स्पेस फैलाता है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक, तो आपको एक सेट चाहिए जो स्पेस फैलाता है और रैखिक इंडिपेंडेंट। इसलिए 2 संभावनाएं हैं, कई संभावनाएं हैं, वास्तव में कई संभावनाएं हैं। मैं कर सकता हूं। आपके पास EX हो सकता है, EY EZ। मैं L.I को रैखिक इंडिपेंडेंट के रूप में रखूंगा और स्पेस फैलता है। यह EX की तरह कुछ और भी हो सकता है। EX प्लस EY बटा √2 EX प्लस EY प्लस EZ बटा √3। मैं डिनोमिनेटर क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि वहाँ वे एक यूनिट वेक्टर की तरह हो सकते हैं। क्या ये भी स्पेस में फैले हुए हैं? वे स्पेस में भी फैले हुए हैं। क्या वे भी रैखिक इंडिपेंडेंट हैं? किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर को आप इन तीनों के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप वास्तव में सूचीबद्ध कर सकते हैं कि आप चलते रह सकते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ नोटिस करते हैं। चलते रहें। ऐसा क्या है जो आप नोटिस करते हैं? स्टेट की संख्या जो रैखिक इंडिपेंडेंट है और स्पेस फैलाना हमेशा एक ही है। ठीक, इसलिए आधार है। संख्या आधार सेट है, वास्तव में है वेक्टर जो है रैखिक इंडिपेंडेंट और स्पेस फैलाओ आधार सेट। तो यह एक आधार सेट है, यह दूसरा आधार सेट है। और आधार सेट और आधार सेट 1 और आधार सेट 2 में क्या अंतर है? इसलिए इस एक ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं। यह आधार वेक्टर इस सेट में, जबकि यह एक अभी भी एक वैध आधार सेट है, लेकिन नहीं ऑर्थोगोनल। क्या वह सही है? अभी भी एक वैध सेट है, लेकिन यह ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक, तो आपके साथ काम कर सकते हैं। कोई भी आधार एक समस्या नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से जब भी हम अपने सभी वेक्टर कैलकुलस वगैरह करते हैं, हम पसंद करते हैं इसके साथ कार्य करने के लिए ऑर्थोगोनल आधार सेट।
आधार सेट इंडिपेंडेंट वेक्टर का एक सेट है जो रैखिक रूप से स्वतंत्र है और स्पेस में फैल सकता है। आधार सेट में ऐसे वेक्टर की संख्या V का डायमेंशन है। यहाँ मैंने इस वेक्टर स्पेस को लिया है एक 3 डायमेंशनल परिचित R3। लेकिन जो कुछ भी मैं तुम्हें यहाँ दे रही हूँ हो सकता है विस्तारित प्रति एक आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस जहाँ यह नंबर बदलेगा। यह 3 नहीं हो सकता, यह कई हो सकता है, लेकिन यह इन गुणों को संतुष्ट करने के लिए कि वे रैखिक रूप से इंडिपेंडेंट हों। और कोई भी मनमाना वेक्टर अगर मैं आपको देता हूं तो मैं इसे के लीनियर संयोजन के रूप में लिखने में सक्षम होना चाहिए। सेट जो स्पेस फैलाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह स्पेस को फैलाता है। आपके पास दोनों कंडीशन है तो वह न्यूनतम सेट वह है जिसे आधार सेट कहा जाता है और आधारित सेट में वेक्टर की संख्या परिभाषित करती है कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन। ठीक है, इसलिए एक वेक्टर स्पेस दिया गया, उदाहरण के लिए R3, आप लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर पा सकते हैं। आपके पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके पास 3 लीनियर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या यह 2 लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट है, क्या यह पूरे स्पेस को फैला सकता है या कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर। क्या आप इसे 2 लीनियर टर्म्स से इंडिपेंडेंट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जो संभव नहीं है। इसलिए आपको स्पेस में फैले दोनों के साथ साथ लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट वेक्टर की संख्या की गणना करने की आवश्यकता है और फिर रैखिक रूप से इंडिपेंडेंट का यह संग्रह और जो स्पेस को फैलाता है। इसलिए लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट वेक्टर और जो फैलता है परिभाषित करता है आधार सेट। आधार सेट में वेक्टर की संख्या वेक्टर स्पेस के डायमेंशन को परिभाषित करता है। तो अगला प्रश्न है, तुम पूछ सकते हो वेक्टर ए की लेंथ क्या है। आप इसे अपने वेक्टर कैलकुलस में कैसे करते हैं जब भी आपको एक वेक्टर ए दिया जाता है। यदि आप वेक्टर की लेंथ ज्ञात करना चाहते हैं, आप परिभाषित करें a और स्क्वायर रूट लें। आप यही कहेंगे वेक्टर की लेंथ a, जिसे औपचारिक रूप से कभी कभी के रूप में लिखा जाता है आदर्श। इसे हम आदर्श कहते हैं, जो और कुछ नहीं a का स्क्वायर रूट। कभी कभी लोग इसमें भी लिखते हैं वेक्टर कैलकुलस वेक्टर ए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, लेकिन इस प्रक्रिया में यहाँ कुछ अवधारणा लाए हैं। मैं एक परिचय देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, मैं डॉट प्रोडक्ट लाई हूँ और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ और दूसरा वेक्टर बी, अगर मैं एक डॉट प्रोडक्ट डालती हूँ, यह मुझे देगा एक आदेश। आदेश क्या है? एक आदेश एक है यदि आप अपने वेक्टर ए को घुमाते हैं और अपने वेक्टर बी को उसी कोण से घुमाते हैं, फिर डॉट प्रोडक्ट रहेगा वैसा ही, क्योंकि उन दोनों के बीच का कोण समान रहेगा। ठीक, इसलिए एक वेक्टर, इसे वेक्टर क्यों कहा जाता है? यदि आप रोटेशन करते हैं तब आप जानते हैं कि यह कैसे रूपांतरित होगा। आप जानते हैं कि कैसे वेक्टर के रोटेशन के तहत, मान लीजिए मैंने वेक्टर को एक दिशा में पॉइंट किया है, आप जानते हैं कि यह कैसे बदलेगा किसी एक्सिस के बारे में किसी कोण से घूर्णन के तहत, तो यह रोटेशन के तहत एक नया वेक्टर बन जाएगा।
ए एक नया वेक्टर बन जाएगा, बी एक नया सदिश बन जाएगा, लेकिन ए डॉट बी वही रहेगा, तो यह एक अदिश है। और जब बी बराबर होता है ए के, तो आपको वेक्टर की लेंथ या वेक्टर के मानदंड की परिभाषा मिलती है। और ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें संभालना होगा। वह वेक्टर, एक वेक्टर की लेंथ, 3 डायमेंशन में एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और हम एक अमूर्त नोटेशन में कैसे जाते हैं, हमें क्या देखना चाहिए अभी। ठीक, इस ज्ञान के साथ R3 पर 3 डायमेंशनल। अब हम जाना चाहते हैं अमूर्त लीनियर वेक्टर स्पेस जो AV है, कैसे ढूंढें। आधार सेट, आधार सेट को देखते हुए उस सेट में आधारों की संख्या उस आधार सेट में वेक्टर की संख्या वेक्टर स्पेस का डायमेंशन देगी। डॉट प्रोडक्ट को कैसे परिभाषित करें। अमूर्त लीनियर वेक्टर स्पेस में डॉट प्रोडक्ट क्या बुलाया जाता है। लीनियर वेक्टर स्पेस में ए वेक्टर की लेंथ ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम करना चाहेंगे। संभाल लेना, और इसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक उपकरण कहा जाता है। यदि आप उपकरण को समझते हैं, आप कर पाएंगे चीजें बहुत ठीक से और स्पष्ट रूप से, और वह सार्वभौमिक भाषा है जिसका दुनिया में हम में से अधिकांश अनुसरण कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप उस नोटेशन को सीखें। ठीक है, क्या यह स्पष्ट है? यह सब आप जानते हैं कि मैं सिर्फ नोटेशन लगा रही हूँ ताकि जब मैं अमूर्त स्पेस पर जाऊं, आप सादृश्य के साथ स्पष्ट हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर का मानदंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कुछ ऐसा है जिसे आप सभी जानते हैं, वेक्टर की लेंथ मोड मैग्नीट्यूड। यह कभी भी निगेटिव मात्रा नहीं होती है, तो यह डॉट प्रोडक्ट कभी कभी होता है, एक आंतरिक प्रोडक्ट के रूप में कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादातर बार हम इसे डॉट प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, हम इसे आंतरिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हम इस पर आएंगे। आंतरिक प्रोडक्ट वह है जो आपको एक अदिश राशि देगा। जो हमने देखा वह डॉट प्रोडक्ट अदिश देता है, और हम इसे एक आंतरिक प्रोडक्ट कहते हैं।